पहला पॉइंट है या पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अवधि लागत का अर्थ क्या है। अवधि लागत से मतलब है दोस्तों पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट से क्या से है। पहला ऑप्शन है मूल लागत, स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत या कुल लागत। तो याद रखिएगा दोस्तों, अवधि लागत मतलब एक पर्टिकुलर टाइमिंग की बात चल रही है, यानी पीरियड कॉस्ट बतानी है आपको। तो यहाँ पर याद रखेंगे जब भी कोई अवधि लागत या फिर एक पर्टिकुलर टाइम, या चाहे वो 6 मंथ का हो या फिर 1 ईयर का हो, तो इस प्रकार से जब भी कोई कॉस्ट आती है अवधि से रिलेटेड या फिर पीरियड कॉस्ट से रिलेटेड, तो वो उसे हम कहते हैं स्थिर लागत। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर लागत, या इसे हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाभ की आशा ना करें और सभी संभव हानियों के लिए प्रावधान करें, यह प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है रूढ़िवादिता की परंपरा, समानता की परंपरा, प्रदर्शन की परंपरा या शुद्धता की परंपरा। दोस्तों इस प्रश्न में मेनली ये बताना था कि एक ऐसी कौन सी पॉलिसी है या फिर ऐसी कौन सी परंपरा है जिसमें हम लोग लाभ की आशा नहीं करते हैं और जो संभव हानियाँ हो सकती हैं उनके लिए प्रावधान करते हैं। तो कई प्रकार की हमारी परंपराएं हैं और सिद्धांत हैं, उनको भी देखेंगे हम लोग आने वाले समय में। तो फिलहाल इस प्रकार की जो पॉलिसी है या परंपरा है उसे हम कहते हैं दोस्तों रूढ़िवादिता की परंपरा, या इंग्लिश में अगर हम बात करें इसको कहते हैं दोस्तों कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। याद रखेंगे इस पॉलिसी के अंतर्गत हम लोग लाभ की आशा बिल्कुल भी नहीं करते हैं और जो होने वाली जो हमारी हानियाँ हैं उनके लिए हम पहले से ही प्रावधान कर लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रमाणकों में क्या होना चाहिए। प्रमाणकों से मतलब होता है दोस्तों वाउचर्स। इसमें क्या होना चाहिए पहले बताना है कि तिथि होगी, रकम, हस्ताक्षर या सभी। देखिए दोस्तों जो भी वाउचर होते हैं तो उनमें इन सभी का होना ज़रूरी होता है, तिथि भी, रकम भी, हस्ताक्षर भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कुल लागत 260 और कुल परिवर्ती लागत, परिवर्ती मतलब दोस्तों वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे दिया भी है वेरिएबल कॉस्ट 60 रुपये, यदि उत्पादन 100 इकाई और 200 इकाई हो तो कुल स्थिर लागत क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखेंगे आपको दे रखा है, एक तो आपको टोटल कॉस्ट दे रखी है, टोटल कॉस्ट दी है इसमें 260, और बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है दोस्तों 60, और बताना है हमें इसमें फ़िक्स कॉस्ट क्या होगी। फ़िक्स कॉस्ट क्या होगी, तो फ़िक्स कॉस्ट क्या होगी समझेंगे। और फ़िक्स कॉस्ट बतानी दोस्तों दो चीज़ों में, एक तो 100 यूनिट में और दूसरा 200 यूनिट। यदि हम प्रोडक्शन कितना करें, 100 यूनिट करेंगे तो कितनी फ़िक्स कॉस्ट होगी, और 200 यूनिट करेंगे तो कितनी फ़िक्स कॉस्ट होगी, ये हमें बताना है। और ये 3 चीज़ें हमारे पास नॉलेजेबल है। तो देखिए दोस्तों याद रखेंगे जो टोटल कॉस्ट होती है उसी में हमारी फ़िक्स कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। ठीक है, याद रखेंगे जो टोटल कॉस्ट होती है उसी में हमारी फ़िक्स कॉस्ट इंक्लूड होगी। तो फ़िक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट में से निकलेगी, ध्यान देंगे। तो याद रखेंगे इसमें वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं दोस्तों, वेरिएबल कॉस्ट हम उसे कहते हैं या परिवर्ती लागत हम उसे कहते हैं जो हम जितना भी प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन अगर बढ़ा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है, प्रोडक्शन यदि घटा तो वेरिएबल कॉस्ट भी घटती है। तो याद रखेंगे विशेषकर वेरिएबल कॉस्ट वेरी करते रहती है, वेरिएबल से वेरी करते रहती है, कम ज़्यादा होगी वो आपके प्रोडक्शन के आधार पर। और दूसरा अगर फिक्स कॉस्ट की बात करें, फिक्स कॉस्ट का नाम ही फिक्स्ड है, यानी चाहे कुछ भी हो फिक्स कॉस्ट हमारी चेंज नहीं होती है। तो याद रखेंगे टोटल कॉस्ट दे रखी है 260, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 60। तो अगर डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे देखूँ 260 हमारी दे रखी है टोटल कॉस्ट, अगर मैं टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दूँ, वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी दे रखी है 60, तो अगर मैं घटा दूँ तो ये आ जाएगा आपका फ़िक्स कॉस्ट कितनी है 200। अब बताना है कि यदि उत्पादन 100 यूनिट हो या फिर 200 यूनिट हो तो कितना कितना होगा। तो अभी मैंने बताया दोस्तों कि जो स्थिर लागत होती है वो दोनों में सेम होती है, चाहे प्रोडक्शन हम कितना ही कर लें आपका फ़िक्स कॉस्ट नहीं चेंज होती है, चाहे 100 यूनिट बनाएं या 200 बनाएं या 400 बनाएं या कितना ही बनाएं, फ़िक्स कॉस्ट हमेशा उतनी ही रहेगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 200 और 200, 100 यूनिट के लिए भी 200 और 200 यूनिट के लिए भी 200। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामू लिमिटेड हैज़ करंट रेशियो
3:1 का। इफ़ स्टॉक 30,000 एंड टोटल करंट लाइबिलिटी 60,000, क्विक रेशियो विल बी। यानी दोस्तों बताना है हमें, अगर आपको दे रखा है करंट रेशियो और करंट रेशियो दे रखा है आपका 3:1 का, और आपको दे रखा है स्टॉक दे रखा है आपको 30,000 का, और आपको करंट लाइबिलिटी दे रखी है 60,000 की। तो इसमें बताना है आपको क्विक रेशियो क्या होगा या आपका त्वरित अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमें दोनों चीज़ों का एनालिसिस करके ही इसका आंसर निकलने वाला है। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं जो करंट रेशियो होता है। करंट रेशियो होता है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। और अगर हम क्विक रेशियो की बात करें, तो इसमें दोस्तों करंट एसेट में से माइनस हो जाता है आपका स्टॉक प्लस आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, याद रखेंगे, अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो ये दो चीज़ें होती हैं आपकी क्विक रेशियो निकालने के लिए। अब हमारे पास क्या क्या है ये जान लेते हैं। एक हमें दे रखा है इसमें स्टॉक दे रखा है और करंट लाइबिलिटी दे रखी है। करंट लाइबिलिटी दे रखी है आपकी कितनी, 60,000, ठीक हो गया। लेकिन करंट एसेट नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले हमें करंट एसेट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद करंट एसेट में से हम स्टॉक माइनस करेंगे, तो हमारे पास पूरा कंप्लीट फार्मूला हो जाएगा क्विक रेशियो का। तो क्विक रेशियो बताना है हमें क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो करंट एसेट को देख लेते हैं। सबसे पहले हम करंट एसेट कैसे निकलेगी। करंट एसेट निकालने के लिए मैंने बोला आप लोगों को करंट एसेट माइनस अपॉन करंट लाइबिलिटी, और इसका रेशियो दे रखा है आपको 3:1 का, ठीक है। और करंट लाइबिलिटी की वैल्यू दे रखी है 60,000, और आपका करंट एसेट की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे। तो देखेंगे दोस्तों, इसे क्रॉसिंग करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 60,000 × 3। तो ये आपका हो जाएगा करंट एसेट, यानी ये आपका आ जाएगा 1,80,000 आपका करंट एसेट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आया आपको क्या करना है। सबसे पहले हमारे पास करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट का रेशियो पड़ा है, जिसमें हमें करंट लाइबिलिटी दे रखी है 60,000, तो करंट लाइबिलिटी की जगह हमने 60,000 रख लिया है, और करंट एसेट हमें नहीं पता है। अच्छा, इसे मल्टीप्लिकेशन समझने के लिए भी एक काम कर सकते हैं। देखिए, एक रेशियो के बराबर हमें दे रखा कितना, 60,000, तो 3 रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा आपका 1,80,000। तो 1,80,000 आपका करंट एसेट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्विक रेशियो। अभी मैंने बताया क्विक रेशियो का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, करंट एसेट माइनस जितना भी स्टॉक और प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं, ये आपके किस में आ जाते हैं, ये आपके नॉन करंट एसेट में आ जाते हैं। इसलिए इसे टोटल करंट एसेट में से घटाया जाता है। करंट एसेट कंप्लीट अगर करंट एसेट में ये इंक्लूड है तो उसमें से इसे हम घटा देते हैं, अपॉन इसमें हम कर देते हैं क्या, करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल करंट एसेट मिल गया था हमें कितना, 1,80,000, ठीक है। इस 1,80,000 में से ये बोल रहा है कि स्टॉक दे रखा है कितना, 30,000 का, तो माइनस इसमें से हम क्या करेंगे, 30,000। तो 30,000 अगर हम माइनस करते हैं 1,80,000 में से, 1,80,000 में से 30,000 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कितना, 150,000, ठीक हो गया। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट इसमें। तो हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया, यानी हमें करंट एसेट मिल गया। क्विक रेशियो हमने जाना था, क्विक रेशियो हमने ये जाना था कि करंट एसेट निकलना था, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी की वैल्यू इसने दे रखी है। तो अगर हम बात करते हैं करंट रेशियो हमारा निकला कितना, 150,000 अपॉन करंट लाइबिलिटी कितनी निकली, 60,000। तो इसका ही रेशियो निकाल लेते हैं। तो 15 अपॉन कितना है आपका, 6, और अगर इसे ईजी बनाएंगे तो तो ये हो जाएगा आपका 3 × 5 = 15 और 3 × 2 = 6। 5:2 भी हो सकता है। चलिए इसे अगर 5:2 नहीं मिल रहा है, इसे हम और ईजी बनाएंगे। फिर से देख लेते हैं दोस्तों, फाइनली आया क्या था हमारा
15/6 आया था। इसको इजी करते हैं तो हमारा ये कट जाएगा आपका 5 और ये 3 से कट रहा है दोस्तों और ये 2। अगर हम इसे और इजी देख लेते हैं तो ऊपर का रेशियो आ जाएगा आपका 2 दूना 4, 2 पंजे 10/1। देखिए दोस्तों ये 2 से कट रहा है आपका 2.5 में और ये 1 पे, ठीक हो गया। तो इसका जो रेशियो हो जाएगा ये हो जाएगा 2.5:1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका 2.5:1। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो तो आप लोग मुझे एक काम करें, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग मुझे व्हाट्सअप करें 7500074477 पे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप पे भी अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे व्हाट्सअप से मुझे पूछ सकते हैं या कमेंट में भी पूछ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कर निर्धारण वर्ष प्रारंभ होता है, यानी बताना है आपको जो इंडिया का असेसमेंट ईयर कौन सा होता है। तो असेसमेंट ईयर आपको पता है दोस्तों, हमेशा जो हमारा जो फाइनेंशियल जो ईयर होता है वो हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 अप्रैल। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। मोहन से 4500 रुपये रोकड़ प्राप्त हुआ और रोकड़ बही में सही प्रविष्टि की गई जबकि उसके खाते में डेबिट कर दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पे बताना है कैश रिसीव फ्रॉम मोहन से कैश रिसीव हुआ 4500 रुपये। इस रिकॉर्डेड करेक्टली कैश बुक, जो कैश बुक में एंट्री की थी वो तो सही की थी, लेकिन क्या किया गया उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। तो ये इससे इस त्रुटि से क्या होने वाला है या इस एरर से क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बताना है। चलिए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं इसकी एंट्री क्या बनेगी। मोहन से जब रोकड़ प्राप्त होता है तो हम क्या करेंगे, इसमें कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, कितने से 4500 रुपये से, ठीक हो गया। और मोहन अकाउंट टू मोहन अकाउंट, तो ये इसकी एंट्री बनने वाली है। लेकिन क्या हुआ कि जब कैश बुक में हम इसकी एंट्री करते हैं तो कैश अकाउंट की एंट्री तो सही हुई, लेकिन मोहन को डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया गया, क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया मोहन की, जबकि उसके खाते को डेबिट कर दिया गया। देखिए यहाँ पे दिया गया है उसके खाते को डेबिट कर दिया गया और होना क्या था, क्रेडिट होना था। तो देखिए सीधे से समझिए यार होता क्या है, हमें किसी को पैसे जब क्रेडिट करने से क्या होगा, उसके अकाउंट में जाना है, लेकिन हम उसे डेबिट कर देंगे तो जाहिर सी बात है क्या होने वाला है, यानी मोहन का अकाउंट ऑलरेडी था हमारे पास, समझ लेते हैं मोहन का अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी था, ठीक हो गया। मोहन के अकाउंट को क्रेडिट करना था लेकिन कर दिया क्या, डेबिट। तो क्या होने वाला था, 500 रुपये मोहन से मिलने वाले थे, लेकिन अब 500 रुपये और चले गए उसके पास, यानी 4500 रुपये मिलने वाले थे वो तो मिल गए हैं, लेकिन 4500 रुपये मिलने की जगह उसके तरफ और चढ़ गए। तो 4500 यानी कितना हो जाएगा आपका 9000 हो जाएगा, उसकी तरफ कितना हो जाएगा। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम करेंगे सही। देखो इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है तलपट का जमा पक्ष 9000 से अधिक दिखेगा, तलपट का नाम पक्ष 9000 से अधिक दिखेगा और तलपट का नाम पक्ष 4500 से अधिक दिखेगा, तलपट का जमा पक्ष 4500 से अधिक दिखेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए उसको हमने डेबिट कर दिया गया है, ठीक है, उसकी तरफ कितना उसको उसके खाते को क्रेडिट करना था, डेबिट कर दिया है। तो इसके कारण उसका होगा क्या, उसका जो अगर हम बात करें उसमें उसके जो इफेक्ट पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है, जो उसका ट्रायल बैलेंस होगा उसमें 9000 रुपये से अधिक दिखाई देगा डेबिट पक्ष, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि डेबिट हम कर चुके हैं, ठीक है, 4500 रुपये हम कर चुके हैं, क्योंकि 4500 मिल चुके थे, इस कारण से क्या होगा उसका 9000 बन गया और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लेखांकन का स्वीकृत आधार है
यानी दोस्तों बताना है जो आपका रिकमेंडेड अकाउंटिंग बेसिस, मतलब जो अकाउंट है वो किस बेसिस पर बनाई जाती है या किस बेसिस पर अकाउंटिंग होती है। पहला ऑप्शन है दोस्तों इसमें नगद आधार पर, समीकरण आधार पर, उपार्जित आधार पर या आय व्यय के आधार पर। कैश बेसिस, इक्वेशन बेसिस, एक्रूवल बेसिस या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेसिस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, जो हमारी अकाउंटिंग है तो वो होती है हमारी उपार्जित आधार पर, या हम इसे बोलते हैं एक्रूवल बेसिस। अब एक्रूवल बेसिस क्या होता है दोस्तों, इसको भी समझ लीजिए। एक्रूवल बेसिस हम उसे कहते हैं जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसका लेखा हम उसी समय कर देते हैं, चाहे उसका पैसा हमें उस समय मिले या ना मिले। तो उसी के आधार पर हम उसी फाइनेंशियल ईयर में, चाहे वो क्रेडिट सेल हो या फिर आपकी कैश सेल हो, उसको हम उसी फाइनेंशियल ईयर में उसकी एंट्री कर देते हैं। तो उसे हम बोलते हैं आपका क्या, एक्रूवल बेसिस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है रोकड़ बही के अनुसार अनुकूल शेष का अर्थ होता है। यानी ये बोल रहा है आपसे जो फेवरेबल बैलेंस होता है, जो फेवरेबल बैलेंस है किसके अकॉर्डिंग, आपके कैश बुक के अकॉर्डिंग। इससे क्या मतलब है ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को सिंपल सी एक बात बता दूँ यार, इसको समझने के लिए आप लोगों को, ये आपका BRS में भी आता है, आपका कैश बुक में भी आता है। तो इसको समझिए आप हमेशा। हमारे पास एक तो होती है कैश बुक और एक होती है पासबुक, ठीक है। तो उसके भी दो साइड होते हैं, एक होता है क्रेडिट, एक होता है डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हमारे पास पासबुक के भी दो साइड होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। तो बिल्कुल अपोजिट है इनका। अगर कैश बुक का कभी भी जो बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा तो उसे हम फेवरेबल बैलेंस बोलेंगे, ठीक है। कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट होगा तो फेवरेबल बैलेंस बोलेंगे, और क्रेडिट होगा तो अनफेवरेबल बैलेंस बोलेंगे। ठीक इसी प्रकार पासबुक इसके अकॉर्डिंग होगा, इसके अपोजिट होगा। अगर डेबिट बैलेंस होगा पासबुक का डेबिट बैलेंस होगा तो उसे हम अनफेवरेबल बैलेंस बोलेंगे, और अगर क्रेडिट बैलेंस होगा पासबुक का तो उसे हम फेवरेबल बैलेंस बोलेंगे। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि रोकड़ बही के अनुसार अनुकूल शेष कौन सा होता है। तो रोकड़ बही यानी कैश बुक के अनुसार हमारा अनुकूल शेष यानी डेबिट शेष होगा, यानी रोकड़ बही का डेबिट साइड या डेबिट शेष होगा तो हमारा फेवरेबल बैलेंस होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष। ठीक हो गया। पासबुक का डेबिट शेष होगा तो वो क्या होगा, अनफेवरेबल हो जाएगा। रोकड़ बही के अनुसार जमा शेष होगा तो ये भी अनफेवरेबल हो जाएगा। तो आप लोगों को प्रतिकूल कहते हैं इसको, अनफेवरेबल का मतलब होता है प्रतिकूल शेष। ठीक हो गया। अनुकूल का मतलब होता है आपका फेवरेबल बैलेंस। तो आप लोग विशेष का याद रखेंगे, सिर्फ एक चीज़ याद रख लीजिए यार, देखिए मैं बोल रहा हूँ आप सिर्फ कैश बुक का याद रखें। कैश बुक को फिर से देख लीजिए, अगर कैश बुक का डेबिट शेष होगा और क्रेडिट शेष होगा, एक ही याद कर लीजिए, कैश बुक का डेबिट शेष याद रखना है आपको हमेशा। जब भी डेबिट शेष आएगा वो हमारा फेवरेबल या अनुकूल बैलेंस होगा। ठीक हो गया। और क्रेडिट आएगा तो क्या, अनफेवरेबल होगा। जस्ट इसका अपोजिट, कभी भी पासबुक की बात होगी तो आपको ये याद है, आप इसका अपोजिट कर दीजिएगा। पासबुक का डेबिट आएगा तो वो अनफेवरेबल हो जाएगा, और आपका पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आएगा तो वो फेवरेबल बैलेंस आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सकल वेतन से कटौती मिलती है, डिडक्शन इज़ अलाउड फ्रॉम ग्रॉस सैलरी इन रिस्पेक्ट। तो दोस्तों याद रखेंगे, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है आपका इनकम टैक्स का। तो देखिए पहला ऑप्शन है इसमें व्यवसाय कर, दूसरा है मनोरंजन कर, तीसरा है आयकर की, और चौथा है ए और बी। तो यहाँ पे आयोग ने सबसे पहले इसमें कुछ और आंसर दिया था, फिर बाद में कुछ और आंसर दिया था। ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं कि डिडक्शन हमारा किस में मिलेगा, जो ग्रॉस सैलरी हमारी जब बनती है सब चीज़ उसमें ऐड हो जाता है, और फिर जब टैक्स की बात आती है पेइंग की, तो उस समय कुछ डिडक्शन मिलते हैं कहीं जहाँ हमने पेमेंट किया होता है, तो उसमें से वो लेस हो जाता है, उसे हम डिडक्शन कहते हैं। ठीक है। जो हमारी टैक्सेबल इनकम होती है उसमें क्या होता है, जो छूट हमें मिलती है उसे हम डिडक्शन कहते हैं। पहले तो ये समझिए। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें दोस्तों प्रोफेशनल टैक्स। ध्यान दीजिएगा,
प्रोफेशनल टैक्स, अगला है एंटरटेनमेंट टैक्स, फिर अगला है इनकम टैक्स और फिर अगला है बोथ। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए प्रोफेशनल टैक्स आपका हमेशा दोनों चीज़ों पे लगता है। दोनों चीज़ों का मतलब है आपका, मतलब इसमें डिडक्शन मिलती है हर हाल पे। हर हाल पे का मतलब है चाहे कोई प्राइवेट एम्प्लॉय हो या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। ठीक है, दोनों को अगर उसने प्रोफेशनल टैक्स भरा है तो डिडक्शन, जब आपका इनकम टैक्स के लिए जब क्या होगा, इनकम टैक्स के समय उसे यहाँ पर कोई डिबेट मिल जाती है या डिडक्शन मिल जाता है, इसे घटा देते हैं। जितना भी उसने आपका टैक्स पे किया होगा, कौन सा प्रोफेशनल टैक्स, तो उसे आपका इनकम टैक्स के टाइम पे उसे घटा दिया जाता है। अगला पॉइंट है एंटरटेनमेंट टैक्स। इसको भी समझते हैं क्या, यहाँ पे ये भी आपके, इसको भी घटाया जाता है, इसमें भी डिडक्शन मिलता है। बिल्कुल दोस्तों, एंटरटेनमेंट टैक्स पे भी डिडक्शन मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। इस हिसाब से इसका आंसर होने वाला है क्या, बोथ। लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपका एंटरटेनमेंट टैक्स होता है, विशेष कर याद रख लीजिएगा दोस्तों, जो हमारा एंटरटेनमेंट टैक्स होता है वो केवल उसमें डिडक्शन सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलता है। नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, जो एंटरटेनमेंट टैक्स होता है उसमें जो डिडक्शन मिलता है सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, और जो प्राइवेट एम्प्लॉय होते हैं उनका डिडक्शन नहीं होता, वो पूरा टैक्स पेड होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। केवल कौन सा प्रोफेशनल टैक्स हमारा अलाउ होता है डिडक्शन के लिए। ठीक है, सबसे पहले आयोग ने इसमें जब पहली आंसर की आई थी तो आयोग ने इसका दोनों आंसर दिए थे, ए और बी, लेकिन जब बाद में जब प्रतिवेदन भेजे गए फिर फाइनली एक ही आंसर आया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो एंटरटेनमेंट टैक्स होता है उसमें प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चल लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित तिथि पर सभी संपत्तियों और दायित्वों का सारांश को किसमें दिखाते हैं या सारांश को दिखाते हैं। यानी ये कहना चाह रहा है दोस्तों कि ए समरी ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑन ए पर्टिकुलर डेट इज शोन इन, यानी जो हमारे संपत्तियां और दायित्व होते हैं एक पर्टिकुलर तिथि पर, एक निश्चित तिथि पर अगर हम कहीं उन्हें दिखाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ये बोलना चाह रहा है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन है तलपट में, लाभ हानि खाते में, आर्थिक चिट्टे में या कोष प्रवाह विवरण में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, जो हमारी बैलेंस शीट होती है उसी में हम लोग क्या दिखाते हैं, एसेट और लायबिलिटीज़ को दिखाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, जो हमारी बैलेंस शीट होती है जिसे हम आर्थिक चिट्टा कहते हैं, उसी में हम लोग करंट जितनी भी हमारी संपत्तियां होती हैं, जितनी भी हमारी एसेट्स होती हैं और जितनी भी हमारी लायबिलिटी होती हैं उन्हें दिखाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तलपट को भी जान लेते हैं दोस्तों, सभी को जान लेते हैं एक बार। देखिए तलपट क्या होता है। तलपट में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जितने भी हमारे अकाउंट बनते हैं या लेजर हमारे अकाउंट बनते हैं, उनके जो शेष होते हैं उनकी सूची हम इसी में दिखाते हैं तलपट में। आपका लाभ हानि खाते में, कम्प्लीटली लाभ हानि खाते में हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं और जितने भी हमारे प्रॉफिट होते हैं उन्हें दिखाते हैं। साथ ही आर्थिक चिट्टा मैंने बता दिया है आपको। कोष प्रवाह विवरण में दोस्तों हमारी लिक्विडिटी कितनी है, हमारा कितना इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है, उसको हम लोग दिखाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक अवधारणा है कि व्यवसाय उपक्रम को निकट भविष्य में न बेचा जाएगा या समापन किया जाएगा को जानते हैं। यानी कहना चाह रहा है दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट दैट बिजनेस एंटरप्राइजेस विल बी नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द हियर एंड फ्यूचर इज नोन एज। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था, कुछ परंपराएं, कुछ अवधारणाएं हैं, या हम बात करें प्रिंसिपल्स हैं, या फिर आपकी, तो उन प्रिंसिपल्स में, या फिर अगर हम बात करें प्रिंसिपल की, या फिर हम बात करें पॉलिसी की, या फिर हम बात करें कुछ हमारे परंपराएं हैं या फिर अवधारणाएं हैं, ये इन सभी में कुछ हमारे स्टार्टिंग में, अगर जो हमारा पहला ही चैप्टर है, पहले चैप्टर के कुछ अगला जो चैप्टर है उस वहाँ पे को दे रखा है
कि जो हमारा अकाउंटिंग है किस बेसिस पे अकाउंटिंग होगी, कैसे अकाउंटिंग होगी, क्या उसकी पॉलिसीज़ होंगी, क्या उसके सिद्धांत या प्रिंसिपल्स होंगे। तो उसी के आधार पर एक ये अवधारणा है कि जो भी हमारी व्यवसाय होता है तो उसको हम ना ही निकट और ना ही भविष्य, यानी ना ही अभी और ना ही फ्यूचर में कभी भी क्या करेंगे, ना उसे बेचा जाएगा और ना ही उसका कभी विघटन होगा या उसका समापन होगा। लिक्विडेटेड मतलब समापन होगा, नहीं किया जा सकता। तो ऐसी कौन सी अवधारणा है? तो पहला ऑप्शन है मौद्रिक अवधारणा, आर्थिक अवधारणा, चालू व्यवसाय अवधारणा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये वाला चैप्टर हम लोग ज़रूर करेंगे, प्रिंसिपल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपका 1-2 प्रश्न बन जाते हैं। ये इजी प्रश्न था। तो देखिए दोस्तों, जब भी कोई कंपनी या फिर कोई भी फर्म इस्टेब्लिश होती है तो हमेशा यही मान के चलती है कि हम वो कभी भी क्या है ना, वो क्या नहीं होगी ना, वो कभी बंद होगी और ना ही उसे कभी हम उसे बंद करेंगे। तो ये जो अवधारणा होती है इसे बोलते हैं गोइंग कंसर्न, या फिर हम इसे बोलते हैं चालू व्यवसाय अवधारणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विवरणों में निवेश क्रियाओं से रोकड़ होगा। तो ये कैश फ्लो का आपका चैप्टर है दोस्तों, वहाँ से लिया गया है। ये बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो बताना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। पहला पॉइंट है अवधि के प्रारंभ में विनियोग 580, और अगर बात करें अवधि के अंत में विनियोग 340,000। यानी आपका क्या हुआ था दोस्तों, जब स्टार्टिंग कंपनी की जो स्टार्टिंग थी अवधि, जब अवधि के प्रारंभ में, मतलब अवधि के प्रारंभ का कहने का मतलब है यहाँ पे जब कोई भी न्यू ईयर स्टार्टिंग होती है, यानी फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्टिंग होता है, उस समय जो कंपनी का जो इन्वेस्ट था उस समय कितना था, 580 था। और जब अवधि के अंत में जो था वो था 3,40,000। यानी स्टार्टिंग में 580 की लमसम था, और जब जब लास्ट फाइनेंशियल ईयर था तो 340 था। तो इस दौरान कंपनी ने अवधि के प्रारंभ वाले विनियोग का 50% हिस्सा 90,000 के लाभ में बेचा। तो बताना है, इसको देख के बताना है कि हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो हुआ है। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा आपको सिंपल एक बात याद रखनी है। देखिए, जब हमने फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था उस समय हमारे पास था 5,80,000, ठीक है। और जब अंत थी, मतलब जब अवधि का अंत था, तो हमारे पास बच गया था सिर्फ कितना, 3,40,000। अगर हम बात करें कम्प्लीटली, अगर हम बात करें कि उस फाइनेंशियल ईयर में हमारा कितना यूज हुआ, तो हम देख लेते हैं इसको, 2,40,000। लेकिन ये 2,40,000 नहीं होगा। उसी फाइनेंशियल ईयर में आपको पता है उसने क्या किया था, प्रारंभ वाले विनियोग में, इन्वेस्टिंग में 50% का हिस्सा 90,000 के लाभ पर बेचा था उसको। तो 2,40,000 तो आपका सीधा सीधा ये निकला उस फाइनेंशियल ईयर में, प्लस इसमें आपका 90,000 रुपये आपका लाभ भी था। क्योंकि लाभ देखो दोस्तों क्या होता है, सिंपल सी बात समझना यार, जब भी अगर हम बात करते हैं किसी कंपनी की, ठीक है, कंपनी की हम बात करते हैं तो जो ऑनर होता है वो अलग होता है और कंपनी जो होती है वो अलग होती है, ठीक है। जितना भी हमारा प्रॉफिट होता है वो हमारे कैपिटल में ऐड हो जाता है। क्यों ऐड होता है वो समझिएगा, वो हमारे कैपिटल या फिर हम उसे इन्वेस्ट ही मानेंगे, ठीक है। इन्वेस्ट क्यों मानेंगे, जो भी हमारा प्रॉफिट होता है वो हम किसे देते हैं, ऑनर को देते हैं, और ऑनर का ही उसे इन्वेस्ट मानेंगे, क्योंकि उस प्रॉफिट को भी तो हम कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं, कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो फाइनली हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या होने वाला है, आपका कितना हो जाएगा ये दोस्तों, 90,000 को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3,30,000 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3,30,000 रुपये उस जो विवरणों में से हमें जो मिला रोकड़ प्रवाह इन्वेस्टिंग वाला, वो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक कथन है दोस्तों ये, अंकेक्षण रखवाली करने वाला कुत्ता है, शिकारी नहीं। यह निर्णय किस मामले में दिया गया था? लंदन एंड जनरल बैंक, किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी, यूनियन बैंक लिमिटेड,
या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये एक बहुत फेमस है, कई पेपरों में मैं देख चुका हूँ, इनमें पुराने पेपर में देखते रहता हूँ। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है आपका। आप लोग इस कथन को या फिर इस मामले को याद रखेंगे। किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी, तो ये मामला गया था न्यायालय में, तो वहाँ पर को ये बात रखी गई थी, जो ऑडिटर होता है वो वॉच डॉग की तरह होता है, ठीक है, और नॉट ए ब्लड हंटर। तो ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ऋण पत्र पर ब्याज की गणना की जाती है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज कैलकुलेट ऑन। तो दोस्तों जो भी हमारे डिबेंचर होते हैं उस पर जो इंटरेस्ट की जो कैलकुलेट होता है वो किस पर होता है ये बताना है। पहला ऑप्शन है अंकित मूल्य पर, निर्गमित मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, शोधन मूल्य पर। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है आपका। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी जो भी हमारे डिबेंचर इश्यू होते हैं उन पर जो ब्याज की गणना की जाती है वो की जाती है अंकित मूल्य पर। देखिए दोस्तों, हमारा अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य फेस वैल्यू भी बोलते हैं जिसको हम लोग, फेस वैल्यू जो उस डिबेंचर या ऋण पत्र पर पड़ी हो, यानी जो उसमें अंकित हो। जैसे कि हम मार्केट जो हमारा एमआरपी पड़ी होती है, सेम हम एक वर्ड और बोल सकते हैं इसको, एमआरपी जो हमारी पड़ी होती है उसे हम अंकित मूल्य भी बोलते हैं, या फेस वैल्यू, जितने का वो हमें दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे अंकित मूल्य किसे बोलते हैं, जो हमारा जिस भी प्रोडक्ट में या फिर हम बात करें ऋण पत्रों पर जो जितने का वो है उस पे हमारा जो अंकित हुआ होता है, या हम उसकी एमआरपी की हम बात करें तो उसे हम बोलते हैं एमआरपी या अंकित मूल्य या फिर फेस वैल्यू। ठीक है, और दूसरा है इसमें एक होता है बाज़ार मूल्य। बाज़ार मूल्य क्या, जो उसकी मार्केट में प्रेजेंट टाइम में जो वैल्यू है उसे हम मार्केट प्राइस बोलते हैं। साथ ही दोस्तों और एक प्राइस और होती है जिसे हम बोलते हैं क्या, कॉस्ट प्राइस। जितनी उसमें कॉस्ट लगी होती है, जितनी लागत होती है उसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। बाकी इसके अकॉर्डिंग और भी बहुत सी प्राइस हैं, जैसे निर्गमित मूल्य, जिस समय उसको निर्गमित किया गया या इशू किया गया तो उस समय क्या था, या जिस समय शोधन किया गया कैसे शोधन किया गया। तो ये अलग अलग प्रकार की प्राइस होती हैं, आप लोग इन्हें विशेषकर पढ़ लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। वाई रेसिडेंशियल स्टेटस सीन इन टैक्सेशन। ठीक है, करारोपण का मतलब होता है टैक्सेशन। ठीक, अच्छा, पहला ऑप्शन है कर दायित्व निर्धारण हेतु, दंड लगाने हेतु के लिए, या देय ब्याज लगाने के लिए, राष्ट्रीयता निर्धारण करने के लिए। निवासी स्थिति होती है, या फिर हम रेसिडेंशियल स्टेटस देखते हैं वो भी कहाँ पे, आपके टैक्सेशन में। तो जाहिर सी बात है यार, जब टैक्सेशन में हम निवासी स्थिति को देखेंगे, हालांकि निवासी स्थिति बहुत चीज़ों के लिए देखी जाती है, लेकिन जब स्पेशली ये बोल रहा है करारोपण या टैक्सेशन में, तो याद रखेंगे ये कर का निर्धारण या कर दायित्व के निर्धारण हेतु होती है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ऋण पत्रधारी प्राप्त करते हैं, पहला ऑप्शन है लाभांश, ब्याज, लाभ, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी डिबेंचर होल्डर्स को क्या मिलता है, या डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं उन्हें क्या रिसीव होता है। पहला ऑप्शन है डिविडेंड, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, या नॉन ऑफ दिस। देखिए दोस्तों, स्पेशली एक बात याद रखेंगे, जो हमारे डिबेंचर होल्डर होते हैं, ठीक है, दो चीज़ें मिलेंगी आपको हमारे अकाउंटिंग में। एक आपके शेयर होल्डर और दूसरे आपके डिबेंचर। ठीक है, ऋण पत्रधारी, अंशधारक क्या, ऋण पत्र। जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं दोस्तों, उन्हें जो मिलता है उन्हें मिलता है क्या, उन्हें मिलता है डिविडेंड। ठीक है, और जो हमारे डिबेंचर होल्डर होते हैं उन्हें मिलता है ब्याज यानी इंटरेस्ट। तो ये दो बात मेनली आप लोग याद रखना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी आगम व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत व्यवहार करने का परिणाम क्या होगा। फिर से समझेंगे, किसी आगम व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत व्यवहार करने का परिणाम क्या होगा। इनकरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर रिजल्ट इन। देखिए दोस्तों, ये बोलना चाह रहा है, अगर हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर बना दें या कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करें तो उसका क्या रिजल्ट होने वाला है।
तो होगा क्या, ये बताना है। तो इसको समझने के लिए देखिए दोस्तों, जो अगर हम बात करें, जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे अगर हम लॉन्ग टर्म कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। और जो हम शॉर्ट टाइम के लिए यानी विद इन 1 ईयर के लिए अगर हम कोई एक्सपेंडिचर करते हैं या एक्सपेंसेस करते हैं तो वो हमारे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक हो गया, तो आप लोग याद रखेंगे। अगर हम ऐसा ये कर दें कि जो हमारे रेवेन्यू है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान ले या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान ले, तो इससे जो प्रभाव पड़ता है दोस्तों वो ये पड़ता है कि हमारे जितने भी लाभों में जो वृद्धि या हानियों में कमी, ये हमारा हो सकता है। लाभों में वृद्धि भी हो सकती है या हानियों में कमी भी हो सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज इन प्रॉफिट और डिक्रीज इन लॉस। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूंजी लाभ एक लाभ है जो होता है, ए कैपिटल गेन इज गेन मेड ऑन। ऑप्शन है व्यक्तिगत कार के हस्तांतरण पर, घरेलू फर्नीचर के हस्तांतरण करने पर, पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण करने पर या व्यापारिक रहतिये के हस्तांतरण करने पर। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखेंगे, जब भी हम बात करते हैं किसी बिज़नेस की, ठीक है, तो जब भी व्यक्तिगत कोई भी ट्रांजैक्शन होती है वो तो पहली बात तो काउंट नहीं होती है। तो इसमें दो तो हमारे ऐसे ही हमारे गलत हो जाएंगे। कौन कौन से, देखिए, पहला व्यक्तिगत कार के हस्तांतरण, यानी पर्सनल जो हमारी कार होती है अगर हम उसे ट्रांसफ़र करते हैं उसका कोई भी पूंजी लाभ में हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है, या फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा इसमें बोल रहा है ट्रांसफ़र ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर। तो हाउस होल्ड फर्नीचर से भी आपकी पूंजी, जब भी हम पूंजी की बात करते हैं दोस्तों, कैपिटल की बात करते हैं तो वो हमारे किस में लगी होती है, हमारे बिज़नेस में लगी होती है। और जब बिज़नेस में लगे होते हैं, जो घर के जो भी व्यक्तिगत जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं या फिर घर के जो भी आपकी ट्रांजैक्शन होती है वो इंक्लूड नहीं होती है। ठीक हो गया, तो ये भी नहीं होगा आपका, ठीक है, घरेलू फर्नीचर वाला। चलिए अगला है इसमें पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर। देखिए दोस्तों, द ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट। अब जब हम कैपिटल एसेट की बात करें, डायरेक्टली हमने बात कर ली कैपिटल, और जब भी कैपिटल वर्ड आएगा तो हमारे डायरेक्टली किसको इंडिकेट करता है, बिज़नेस को इंडिकेट करता है। तो जब हम जो एसेट होती है उसे अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये वाला आपका क्या होगा, तो पूंजी लाभ होगा। इसके हस्तांतरण पर अगर हस्तांतरण करने पर हमें लाभ होता है तो वहाँ पर हमारा पूंजी लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग इसके टॉप 20 क्वेश्चन ही करें हमने, और इसके आगे के क्वेश्चन मैं ज़रूर लेके आऊँगा आप लोगों की डिमांड पर। तो सबसे पहले तो यार मैं आप लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए जितने भी टॉपिक वाइज हैं उनके MCQs भी लेके आ रहा हूँ, और MCQs के साथ साथ मैं आप लोगों को ये पुराने प्रीवियस पेपर और हो सकेगा तो टॉपिक वाइज भी मैं लेके आऊँगा। टॉपिक वाइज कुछ कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आप लोगों से फिर से मैं एक आग्रह और कर रहा हूँ कि यार डाउनलोड करके ना देखें और आप लोग इसको ऑनलाइन ही देखें, और स्पीड बढ़ा लीजिएगा अगर स्लो चल रही है। और साथ ही मैं ये ज़रूर कहूँगा, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, या फिर आप लोगों की डिमांड के आधार पर मैं अगला पार्ट इसमें बनाऊँगा आप लोगों के रिस्पॉन्स पर। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। चलिए धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए।